अब देखो अब विलेयता के बारे में बात करते हैं ना। आयन द्विध्रुव अंतः क्रिया के कारण आयनिक लवण का विलायकीकरण। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं, फिर आपको ब्रीफ में समझा दूंगा। अणुओं के मध्य उपस्थित अंतराण्विक बलों के परिमाण विभिन्न अभिकारकों की विलेयता को स्पष्ट करने में प्राथमिक महत्व रखते हैं। ठीक है, यदि हम ठोस पदार्थ की द्रव में विलेयता का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि ठोस पदार्थों में उपस्थित अंतःआण्विक बल समानता पर द्रव्यों की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। जितना कोई ठोस पदार्थ अपने गलनांक के समीप होगा उतने ही अंतराण्विक बल उसके द्रव के समान होंगे और वो उतना ही द्रव में अधिकतम घुलनशील होगा। उदाहरण के लिए यदि ठोस आयनिक अभिकारकों की विलेयता का अध्ययन करें तो हम ठोस आयनिक अभिकारकों की विलेयता प्रक्रम में जालक ऊर्जा और अंतः आयनिक आकर्षण ऊर्जा का मान अत्यधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आयनिक यौगिकों की जल व कुछ अन्य ध्रुवीय विलायकों में ही विलय होंगे। आयनिक यौगिक की जल में विलेयता बहुत अधिक मात्रा में जलयोजन ऊर्जा मुक्त होने के कारण होती है, क्योंकि विलय के आयन व ध्रुवीय अणुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। जलयोजन ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि ये क्रिस्टलीय विलय के विपरीत आवेशित आयनों के मध्य उपस्थित आकर्षण बलों की शक्ति को कम कर देता है और जल की हाइड्रोजन बंध युक्त संरचनाओं खंडित कर देती है। ठीक, देखो ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहानी आप चाहो तो वापस से पढ़ भी सकते हो, इतनी कहानी। ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर हम ठोस को द्रव में घोलना चाह रहे हैं तो ठोस की द्रव में विलेयता अधिकतम होती है ठोस के गलनांक के समीप। ठोस के गलनांक के समीप अगर हम पहुंच गए हैं तो ठोस की द्रव में विलेयता सबसे अच्छी होगी। दूसरी चीज, अगर हम आयनिक ठोसों की बात करें जैसे NaCl, KCl इस तरह के हो गए, तो आयनिक ठोसों की विलेयता ध्रुवीय विलायकों में अच्छी होती है, जैसे जल हो गया इस तरह के। तो ध्रुवीय विलायकों में अगर आयनिक ठोसों की विलेयता की बात करें तो आयनिक ठोसों के पास एक जालक ऊर्जा होती है, एक जलयोजन ऊर्जा होती है। जालक ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, जलयोजन ऊर्जा मुक्त होती है। तो जितनी ज्यादा जलयोजन ऊर्जा होगी किसी भी आयनिक ठोस की और जितनी कम जालक ऊर्जा होगी किसी भी आयनिक ठोस की, मतलब जालक ऊर्जा होनी चाहिए कम से कम और जलयोजन ऊर्जा होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो वह आयनिक ठोस आसानी से घुलनशील होगा किसमें, उस ध्रुवीय विलायक में, क्योंकि जलयोजन ऊर्जा जो मुक्त होती है वो वाटर की स्ट्रक्चर को तोड़ेगी और उसमें ठोस आसानी से घुल पाएगा। चलिए, तो पहला तो था आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया के कारण। अब बात करते हैं द्विध्रुव अंतःक्रिया के कारण यौगिकों का विलायकीकरण। पदार्थों की विलेयता के संदर्भ में एक सामान्य नियम का पालन किया जाता है कि समान समान को विलय करता है, अर्थात ध्रुवीय तथा आयनिक यौगिकों में केवल ध्रुवीय विलायकों में ही विलय होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो विलय और विलायक है वो अगर समान प्रवृत्ति के हैं तो विलेयता अधिक होगी, नहीं है तो विलेयता बहुत कम होगी। मतलब ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय ही घुलेगा, अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय ही घुलेगा, समान समान को घोलेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन बंध के कारण विलेयता। देखो इसका बहुत सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर विलय विलायक के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, विलय विलायक के साथ अगर हाइड्रोजन बंध बना लेता है तो उसकी विलेयता अधिक होगी उस विलायक में। जैसे यहां पर हमारे को एक अल्कोहल बताया गया है ना, कुछ ऐसा है, ये अल्कोहल है, इसको हमने वाटर में घोला तो वाटर के साथ क्या कर लेगा, H बॉन्डिंग कर लेगा। तो इसके कारण इस वाटर में अल्कोहल की विलेयता अच्छी खासी हो जाएगी। तो अल्कोहल में जितने ज्यादा OH समूह होंगे, देखो अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल होता है ROH, तो OH तो होता है जल आकर्षी भाग, जल आकर्षी भाग, और R होता है जल विरोधी भाग। तो R जितना बड़ा होगा जल में विलेयता उतनी कम होगी, OH की संख्या जितनी ज्यादा होगी जल में विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। तो जितना बड़ा जल विरोधी भाग होगा उतनी ही विलेयता कम होती जाएगी। ठीक है, बाकी ये सारी बातें मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में समझा ली है, आप इसको पढ़ के और आसानी से समझ सकते हो। क्या मैं बोल रहा हूं कि R जितना बड़ा होता जाएगा जल में विलेयता उतनी कम होती जाएगी। दूसरी चीज, R में जितनी ज्यादा शाखाएं होती जाएगी उसकी जल में विलेयता उतनी ज्यादा होगी। जैसे एक अल्कोहल ये है, एक अल्कोहल ये है, एक अल्कोहल ये है। ठीक है, इसमें R में शाखाएं ज्यादा है तो इसकी विलेयता सबसे ज्यादा, इसमें R में शाखाएं कम है तो इसकी विलेयता सबसे कम। तो R जितना बड़ा होगा विलेयता उतनी कम, R में जितनी शाखाएं होगी विलेयता उतनी ज्यादा। ठीक है, तो ये जो मैंने बात बोली है वो सब यहां तक है।
ठीक है, गलनांक के बारे में बात करते हैं। इसने बोला है क्या कि तापमान जो कणों को बांधे रखने में सक्षम होता है, ठीक है। मतलब गलनांक का सिंपल मतलब क्या है? गलनांक का मतलब यह है कि जो भी ठोस है उसको इतना तापमान दिया कि वो द्रव में बदल जाए, तो दिया गया वो ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलना चालू हो जाता है, दैट इज गलनांक। गलनांक कैसे कैसे प्रभावित होगा? समजात श्रेणी में एल्केन का गलनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है, ठीक है। मतलब अणुभार जितना ज्यादा होगा गलनांक उतना ज्यादा होगा अगर समजात है तो, ठीक है। संकुलन के बारे में बात कर सकते हैं, जितनी ज्यादा अच्छी पैकिंग होगी गलनांक उतना ही ज्यादा होगा। संकुलन दक्षता जितनी ज्यादा होगी गलनांक उतना ही ज्यादा होगा। संकुलन दक्षता के बारे में आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये है ट्रांस, ये है सिस, तो ट्रांस में संकुलन दक्षता हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि ट्रांस में एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो वो सममित है। या बड़े बड़े सीएल पास पास में तो एक दूसरे को टक्कर मारेंगे तो संकुलन दक्षता उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो संकुलन दक्षता ट्रांस की ज्यादा होती है सिस से, इस वजह से ट्रांस का गलनांक ज्यादा होता है सिस से, ठीक है। और भी यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है कि जैसे एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु सम संख्या में विषम संख्या रखने वाले कार्बन परमाणु की श्रृंखला अटिल जटिल रूप में संकलित होते हैं, अतः एल्केन जिनमें विषम संख्या में कार्बन परमाणु होते हैं आकर्षण बल कम होता है, इससे गलनांक कम हो जाता है। एक तो ये बात याद रखो कि ऐसे एल्केन जिनमें कार्बन की संख्या विषम है उनका गलनांक सापेक्षिक रूप से कम होता है। सिस ट्रांस वाली बात मैंने आपको बता दी कि ट्रांस का गलनांक ज्यादा होता है, अणुभार बढ़ने पर गलनांक बढ़ेगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है OH-NO2 यौगिकों के ऑर्थो समायु का गलनांक मेटापेरा से अधिक होता है। मतलब बेंजीन में ही होते हैं ऑर्थो मेटापेरा, तो ऑर्थो वाले का गलनांक मेटापेरा से कम होता है क्योंकि ऑर्थो में संकुलन दक्षता उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि पास पास में होते हैं ऑर्थो वाले, तो एक दूसरे को टक्कर लगाते हैं इसलिए। फिर इसके बाद यहाँ पर बोला है, हाँ ये सेम बात है जो मैंने बोली है कि ऑर्थो समावयवी जो होते हैं इनका गलनांक कम होता है, तो ऑर्थो समावयवी को बना रखा है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें अच्छी संकुलन दक्षता नहीं होती, ठीक है।